आज हम लोग बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर के बारे में। हिंदी में इसको साम्य अवस्था कहा जाता है। और साम्य अवस्था हम लोग चर्चा करेंगे केमिस्ट्री के अंदर, जहाँ पे केमिकल्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर जब रिएक्शन कर रहे होते हैं तो किस प्रकार एक दूसरे के साथ साम्य बनाते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में आते हैं, इस चीज़ की चर्चा करेंगे। तो इक्विलिब्रियम एक बहुत बड़ा टर्म है जिसके बाद साधारण भाषा में हम लोग समझने का पहले प्रयास करते हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, फिर हम लोग उसको अप्लाई करेंगे केमिस्ट्री के अंदर। जैसे देखिए, ये एक पेन है और पेन जो है इसको हम अपने उंगलियों पे इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने का प्रयास करते हैं, बैलेंस जिसको कर सकते हैं, बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे? अगर हम पेन को थोड़ा सा भी इधर लेके आएँ तो पेन इस तरफ गिरता हुआ नजर आएगा, जबकि इसी पेन को अगर हम थोड़ा सा इधर लेके जाएँ तो ये इधर गिरता हुआ नजर आएगा। यानी कि पेन जो है एक स्पेसिफिक कंडीशन में, ऐसे जगह पे जहाँ पे इसको हम लेके जाएँ जहाँ पे किधर भी नहीं गिरे, और इस पोजीशन को कहेंगे हम लोग कि ये बैलेंस्ड पोजीशन में पहुंच गया है। इसका मतलब ये है कि अब ये पेन इक्विलिब्रियम स्टेट गेन कर लिया है विद रेफरेंस ऑफ ग्राउंड। अब ग्राउंड की तरफ ये नहीं जाएगा, यानी कि मास के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच चुका है। इस चीज़ को अप्लाई करेंगे हम लोग केमिस्ट्री के अंदर, और केमिस्ट्री का ये 7th चैप्टर है 11th के अंदर। 11th में हम लोग चर्चा कर रहे हैं इक्विलिब्रियम का। और इक्विलिब्रियम जो है वो अगर केमिस्ट्री में बात करें तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास होता है रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स में जो भी आपके पास मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स होंगे वो आपस में रिएक्शन कर रहे होंगे, और उनके रिएक्शन करने से प्रोडक्ट बनने वाला है। तो रिएक्टेंट्स क्या होंगे? आपस में घटते जाएंगे, रिएक्शन कर करके ये बनता जाएगा, और प्रोडक्ट्स जो होंगे वो बढ़ते जाएंगे। तो होता क्या है, एक एग्जाम्पल समझते हैं। हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ आपस में रिएक्शन करके H2O का मॉलिक्यूल बना देगा, यानी कि पानी हमको मिल जाएगा, H2O का मॉलिक्यूल हमको मिल जाएगा। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करते जाएगा वैसे वैसे हाइड्रोजन की संख्या तो कम होती जाएगी, और साथ ही ऑक्सीजन की संख्या भी कम होती जाएगी। और किसकी संख्या बढ़ती जाएगी? H2O की संख्या बढ़ती जाएगी। तो इस केस में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके H2O बना रहा है, और हम इस चीज को रिवर्स करने का प्रयास करें कि क्या हो रहा है, H2O भी इधर से टूट रहा हो, H2O भी इधर से टूटे और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाने लगे। अगर रिएक्शन एक ही तरफ चल रहा है तो ये धीरे धीरे पूरा खत्म हो जाएगा, और एक समय आएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं और H2O पूरा बन गया है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि आपको H2O के बारे में आप कंसिडरेशन करना है कि H2O भी टूट रहा है और टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे H2O भी जब यह डिक्रीज होने लगेगा तो उससे हाइड्रोजन फिर से ये दोनों मॉलिक्यूल H और ऑक्सीजन दोनों तैयार होने लगेंगे। इस केस में क्या होगा, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है। तो एक नया कंडीशन तैयार हो रहा है कि मान लेते हैं कि हमारे पास इधर 200 ml है, और 200 ml से रिएक्शन शुरू हुआ, और इसका 200 ml का जब 100 ml बना इधर H2O, तो उस समय 100 ml इसमें से घट जाएगा, तो इधर बचा 100 ml। ऐसा हम मान रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इसी पे अटेंड होगा, इक्विलिब्रियम कहीं पे भी जाके अटेंड हो सकता है, वो इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। बट इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि 100 ml जो है जब इसमें गया उसी समय ये इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया है। तो जब इक्विलिब्रियम अटेंड हुआ उस समय क्या होगा, 100 ml इधर पहुंच गया है इसी का, और 100 ml इधर बचा हुआ है। उस समय H2O 50 ml टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना देगा, और ठीक उसी समय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके 50 ml H2O बना देगा। तो इधर से 50 ml इधर जा रहा है, और फिर इधर से 50 ml इधर चला जा रहा है। तो जब इधर से 50 ml इधर गया, ठीक उसी समय इधर से भी इधर जा रहा है, तो क्या होगा, ये भी 100 रह जाएगा, ये भी 100 रह जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है रुक जाएगा, ये रिएक्शन रुकता हुआ प्रतीत होगा, हो भी रहा है रिएक्शन, लेकिन दोनों तरफ अमाउंट जो है वो रुक गया, और इसी स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, और साधारण भाषा में समझते हैं। जैसे आटा लिए और पानी लिए, और आटा और पानी को गूंथ कर हम रोटी बनाने वाले हैं। तो आटा जैसे जैसे आटा गूंथा हुआ, जैसे जैसे रोटी बनता जाएगा, गूंथा हुआ आटा कम होता जाएगा और प्रोडक्ट हमारा तैयार होता जाएगा रोटी बनके। तो ऐसा आटे में तो आपको दिखेगा नहीं कि रोटी टूटेगा और आपको वापस से आटा और पानी मिल जाए, लेकिन इसमें ऐसा होता है रिएक्शन में वापस पीछे से रिएक्शन चल सकता है। स्टेट वाइज अगर हम लोग समझने का प्रयास करें, स्टेट वाइज अगर समझने का प्रयास करें तो क्या होता है, हमारे पास पानी है,
और पानी को जब हम हीट करेंगे तो पानी क्या होगा, वाष्प में बदलेगा, पानी वेपर में बदलेगा, और ये वेपर ऊपर से अगर हम इस सिस्टम को क्लोज कर दें, बंद कर दें, तो वेपर जाकर टकराएगा किसके साथ, इसके ऊपर वाले कंटेनर से टकरा के, और वापस वेपर जब टकराएगा तो जब गैसियस मॉलिक्यूल्स टकराते हैं तो वापस लिक्विड में चेंज होते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, हम नीचे से इसको हीट दे रहे हैं, हीट इसको दे रहे हैं, और हीट देने से क्या होगा, ये जो H2O का मॉलिक्यूल है जो कि लिक्विड फेज में है वो किस फेज में चला जाएगा, गैसियस फेज में। तो देखिए इस फिजिकल स्टेट में भी इक्विलिब्रियम अटेंड हो सकता है, ध्यान से समझिए कैसे हो। ये केमिकल इक्विलिब्रियम जो है बन रहा था, यहाँ केमिस्ट्री लग रहा था, रिएक्शंस में हम इक्विलिब्रियम समझाए थे, यहाँ पे स्टेट वाइज इक्विलिब्रियम अटेंड हो रहा है ना। जैसे एग्जांपल के लिए जब हीट दिए तो पानी कहाँ जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा, और गैस बाहर जा नहीं सकता है तो टकराएगा इसके, और टकरा के वापस वाटर में चेंज हो जाएगा। तो जब हम शुरू में इसको गर्म करना शुरू किए थे पानी को, तो सरफेस से चेंज होना शुरू होगा, गैस स्टेट बदलना शुरू होगा, तो एकदम से अटेंड नहीं हो जाता है, पहले गैस जाएंगे वहां टकराएंगे, तो यहाँ से सरफेस से गैस में परिवर्तन हो रहा है, गैस बन रहा है, और जब ये ऊपर गया और टकराया तो वापस लिक्विड में परिवर्तन हो रहा है। तो एक ऐसा स्टेट बन जाए कि इतना ही हम हीट दें जितना से ये वाष्प बने, वेपर बने, और फिर वेपर जब जाकर टकरा रहा है तो जितना ये चेंज हो रहा है, जितना अमाउंट में ये चेंज हो रहा है गैस में, उतना गैसियस अमाउंट जाकर टकरा के वापस लिक्विड में अगर चेंज हो जा रहा है तो आप हीट देते रहिएगा, और जो दोनों गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट जो है वो रिमेन कांस्टेंट में चला जाएगा, नीचे वाला उतना ही रह जाएगा, ऊपर वाला उतना ही रह जाएगा, यानी कि दोनों तरफ बदलाव हो रहा है, आगे पीछे लिक्विड जा रहा है गैस में और गैस जा रहा है फिर लिक्विड में। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, फिजिकल स्टेट के आधार पर ये इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया है। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम हुआ। अच्छा, एक आयनिक इक्विलिब्रियम भी होता है। दूसरा अभी हम एग्जांपल के साथ बता रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे अभी खड़े हैं, ठीक, और यहाँ पे जब हम खड़े हैं तो हम एक स्टेप आगे गए और फिर एक स्टेप पीछे चले गए, फिर एक स्टेप आगे गए, फिर एक स्टेप पीछे चले गए। तो क्या हो रहा है, हम चल भी रहे हैं और हम कहीं पहुंच भी नहीं सकते हैं। एक सिस्टम चल भी रहा है और हम कहीं पहुंच भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितना हम आगे जा रहे हैं उतना ही पीछे चले जा रहे हैं, और ये वाला स्टेट कहलाएगा इक्विलिब्रियम स्टेट, जब हम आगे भी जा रहे हैं पीछे भी जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम में भी ठीक ऐसा ही हो रहा है, रिएक्शन आगे भी चल रहा है, रिएक्शन पीछे भी चल रहा है। तो ये ऐसा इक्विलिब्रियम जो आगे पीछे दोनों तरफ चलता है, इसको कहते हैं रिवर्सिबल परिवर्तनकारी अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन में ही इक्विलिब्रियम स्टेट बन सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कागज जला दीजिए तो कागज जब जल रहा है तो उस समय भी क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। और जब रिएक्शन हो रहा है तो आप क्या कहिएगा वहां पे, क्या अब जो जला हुआ कागज है वापस से उससे कागज बन सकता है? नहीं, ये वन डायरेक्शनल रिएक्शन हो रहा है। अब CO2 बन गया, राख बन गया, अब उस राख से आप नहीं बना सकते। थोड़ी देर पहले हम एग्जांपल दिए थे कि आटा से रोटी बन जाए, तो रोटी से फिर आटा नहीं बन सकता है। तो जब तक रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा तब तक इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं बनने वाला है। इन द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन ही क्या हो सकता है, जो इक्विलिब्रियम है वो अटेंड हो सकता है। और ये तीनों में हो सकता है। फिजिकल स्टेट की बात करें तो तीनों होता है इसमें, है ना। जैसे लिक्विड गैस का यहाँ पे एग्जांपल दिए, वैसे ही सॉलिड लिक्विड का भी एग्जांपल हो सकता है। जैसे बर्फ के टुकड़े को हम अगर रखें ऐसे जगह पे जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे आप टेम्परेचर जब दे रहे हैं उसको, तो बर्फ जो है कहाँ जा रहा है, वाटर में, लिक्विड में, फेज में चला जा रहा है, और फिर उसी स्टेट पे बर्फ भी बन रहा है। इस तरह का हम प्रेशर जनरेट कर रहे हैं वहां पे, तो क्या होगा, फिर वो फेज वहां पे रुक जाएगा, पिघलेगा भी, बर्फ भी बनेगा, पिघलेगा भी, बर्फ भी बनेगा। तो इस तरह के स्टेट को फिजिकल स्टेट के आधार पर इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है। तो ये हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ इक्विलिब्रियम के बारे में। अगले जो यूनिट में हम लोग बात करेंगे कि जो इक्विलिब्रियम बन रहा है वो दिखाई कैसा देगा आपको, इसकी क्या क्या खासियत है। जी इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम में खासियत ये है कि ये बंद कंटेनर में, हमेशा क्लोज कंटेनर में ही ये काम करेगा, है ना। ओपन कंटेनर में काम नहीं करेगा, आपको सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। सिस्टम जब तक क्लोज नहीं होगा, थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, तो सिस्टम जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक ये इक्विलिब्रियम काम नहीं करने वाला है। सिस्टम क्लोज्ड स्टेट में होना चाहिए। इसके बाद जो कंडीशन हम बना के रखे हैं, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी गर्म कर रहे हैं, बाहर से एक गिलास और पानी डाल दिए,
तो वो फिर इक्विलिब्रियम स्टेट वहां पे नहीं आएगा। पानी गर्म कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर जो उसमें लगाया हमने वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। इट मीन्स जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हम रखे हैं वहां पे वो हमेशा कांस्टेंट कंडीशन में ही रहना चाहिए, तभी जाकर हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेट गेन हो सकता है। एक जनरल इक्वेशन से हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक इक्वेशन हम लोग भी देखे थे कि H2 + O2 ये बना रहा था H2O। इस केस में क्या है, इसको हम कह रहे हैं A। ये बैलेंस हो गया। ये 2 जो है ये है स्मॉल a, इसके साथ अगर कुछ नहीं है आगे तो ये है स्मॉल b, इसके बाद ये है स्मॉल कैपिटल B, ये वाला है कैपिटल C और ये नंबर जो है ये स्मॉल c। ऐसा कैसा एक हाइपोथेटिकल हम लोग मान के चलते हैं तो रिएक्शन कैसा दिखाई देगा, एक स्टैंडर्ड रिएक्शन कैसा दिखाई देता है कि दो चीजें आपस में रिएक्शन कर रही हैं और एक या फिर दो चीजें बन रही हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, A प्लस B ये दोनों मिलकर बनाता है C प्लस D। तो ये जो A B C D कैपिटल में है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स बता रहे हैं, जबकि ये जो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c और स्मॉल d है ये सब क्या बता रहे हैं, उनके मैग्नीट्यूड को, कि 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, 5 यूनिट है, तो यूनिट्स को बता रहे हैं। अब इस तरह का रिएक्शन हो और इक्विलिब्रियम अगर अटेंड हो जाए, इक्विलिब्रियम अगर अटेंड हो जाए तब जाके हम लोग किस चीज का बात करते हैं, केमिकल कांस्टेंट्स की बात करते हैं और इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और उसको डिनोट करते हैं Kc से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिनोट करते हैं Kc से। तो Kc बराबर क्या होगा जी, Kc बराबर होगा इन दोनों का कंसंट्रेशन ऊपर और इन दोनों का कंसंट्रेशन नीचे। हम डायरेक्ट फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं, है ना। जो दो फार्मूला है, कैपिटल C टू द पावर स्मॉल c, कैपिटल D टू द पावर स्मॉल d, इसी तरह कैपिटल A टू द पावर स्मॉल a और कैपिटल B टू द पावर स्मॉल b, ये बनता है कंसंट्रेशन के टर्म पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। इसको क्या कहते हैं, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, C फॉर कांस्टेंट है यहाँ पे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पे आपको करना क्या होगा, आपको अगर Kc पूछा जाए, इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाए, तो जिस जगह पे इक्विलिब्रियम अटेंड हुआ है उसी ठीक समय A का क्या कंसंट्रेशन है, B का क्या कंसंट्रेशन है, C का क्या कंसंट्रेशन है और D का क्या कंसंट्रेशन, अगर D है तो, अगर नहीं है, इस केस में नहीं है D, इस केस में सिर्फ C है। तो जो भी दी गई चीजें हैं उसको यहाँ पे रखेंगे, जो उसका स्टोइकोमेट्री है यानी कि जो नंबर है उसको पावर में रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास Kc आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है। अच्छा, अगर हम ऊपर नीचे देखें तो दोनों तरफ कंसंट्रेशन बाय कंसंट्रेशन है, तो इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट क्या होगा, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, कोई यूनिट नहीं होगा, जो ऊपर है वही नीचे है, तो कुछ सब कुछ कट आ जाएगा, तो कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर हम चर्चा करें इसके ग्राफ की, अगर इक्विलिब्रियम अटेंड हो रहा है तो देखिए कोई जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम जैसा हम ग्राफ में बता रहे हैं वैसा ही अटेंड हो, ये एक टाइप है जो बता रहा है कि इक्विलिब्रियम ऐसा अटेंड हो सकता है। हम क्या कर रहे हैं कि जब शुरू में रिएक्टेंट जो है कुछ है, जब टाइम 0 है उस समय टाइम = 0 पर कुछ रिएक्टेंट है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बना है, तो उस समय पूरा का पूरा रिएक्टेंट ही है हमारे पास। और रिएक्टेंट जब टाइम बढ़ेगा आगे की तरफ तो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, तो धीरे धीरे रिएक्टेंट क्या होगा, नीचे की तरफ डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और जैसे जैसे डिक्रीज होगा उसी समय प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यही दोनों रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे थे। तो हम क्या कहेंगे कि ठीक उसी समय जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, और कुछ समय के बाद क्या होगा, दोनों कांस्टेंट अगर हो जाएंगे। कब कांस्टेंट होंगे, जब देखिए दोनों का अब जो कंसंट्रेशन है बिल्कुल भी नहीं बदल रहा है टाइम के साथ, टाइम बढ़ तो रहा है बट ये भी उतना ही है और ये भी उतना ही है, दोनों रुक गया है, यानी कि जितना रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और जितना प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है, तो उस स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम। इधर कंसंट्रेशन रखे हैं, ये वाला है रिएक्टेंट के लिए और ये वाला है प्रोडक्ट के लिए।
और ये स्टेट ही क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, है ना। रिएक्शन शुरू हुआ और विद इन 5 मिनट अगर हो जाए अटेंड तो उसमें प्रोडक्ट बहुत कम बना होगा, तो हो सकता है कि रिएक्टेंट नीचे ही नीचे रह जाए और प्रोडक्ट नीचे ही नीचे रह जाए, रिएक्टेंट ऊपर खत्म हो जाए और तब भी अटेंड हो जाए। हो सकता है कि एकदम खत्म हो रहा हो, लास्ट में सिर्फ 5 इक्विलिब्रियम बचा हो तब जाके अटेंड हो जाए। तो इक्विलिब्रियम अटेंड होने के अलग अलग चांसेस हो सकते हैं, बट स्टैंडर्ड फॉर्म यही है कि ये शुरू हुआ, ये घटता गया और एक पोजीशन आता है जहां पे दोनों इस तरफ रुक जाते हैं कि दोनों तरफ से इधर से भी उतना ही जा रहा है, इधर से भी उतना ही जा रहा है, तो फिर क्या कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया है। तो ये हम लोग फिजिकल स्टेट के बेसिस पे देख लिए हैं, है ना, केमिकल बेसिस पे देख लिए हैं, फॉर्मूला देख लिए हैं, व्हाट आर द क्राइटेरिया इन विच इक्विलिब्रियम कैन बी अटेंड, वो चीज देख लिए हैं। और अब इसमें बचता है कुछ रिएक्शंस, उसके बेसिस पे देख लेंगे। गैसियस फॉर्मेट में आता है, उसमें हम लोग प्रेशर को यूज करते हैं, तो उसको हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे। और कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे इसके, तो क्वेश्चंस के आधार पर हमको ये चीजें और ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो तीन बेसिक तरीके में चलता है, फिजिकल स्टेट में चलता है इक्विलिब्रियम, केमिकल बेसिस में चलता है और आयनिक बेसिस पे चलता है। आयंस के फॉर्म में भी चलता है, Na+, Cl-, उस फॉर्म आयंस के फॉर्म में भी हो जाता है वो। तो इस तरीके से हम लोग इक्विलिब्रियम का बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग इस क्लास में देख चुके हैं। आने वाले क्लासेस में हम लोग इस पे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे और फिर और अच्छे से हमको समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं आपको इक्विलिब्रियम समझ में आ रहा होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।